अब हमारा जो विषय होगा वो होगा कि पीआईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी गाइडलाइन दी, और पीआईएल से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनको देखेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले पीआईएल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट केस लॉज, और उन केस लॉज में क्या क्या हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट में 1997 में उत्तराखंड बनाम चौफल, बलराम सिंह चौफल या बलराज सिंह चौफल, क्या नाम था वो मामला सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको फिर आखिरी में देखेंगे। उसी से ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अगर कोई मामला है तो। ये हम लोग देखेंगे। तो आप इसमें पहले लिखो, हेडिंग डालो एक, बस ये समाप्ति की तरफ है मामला। इसमें हेडिंग आप डालो, जनहित याचिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। जनहित याचिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वाद, द इंपॉर्टेंट मैटर्स related to public interest litigation, important matters related to public interest litigation। ठीक है, देखो मैंने इनमें से एक दो को तो पहले भी लिखवा दिया है, लेकिन वो फिर से रिपीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ सारे हो जाएंगे। सबसे पहला इसमें लिखना, एसपी गुप्ता बनाम भारत 1981, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए अगले पॉइंट में, इसके आगे डैश करके लिखिए, वैसे तो मैंने लिखवा दिया, तो बहुत शॉर्ट में लिखवाऊंगा इसे यहाँ पे। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों में, सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मामलों में कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था भी, कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जा सकता है। अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट a person or institution could approach High Court or Supreme Court, could approach High Court or Supreme Court under Article 32 and 226 and 226 on behalf of the person whose fundamental rights are violated, whose fundamental rights are violated। दूसरा लिखना इसमें, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का है ये, तो इसके आगे 1987 लिख लेंगे। ठीक है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, ये जितनी भी जो मैं बात आपको लिखवाऊंगा, जनहित याचिकाओं के किसी भी मामले में आप इन सारे वादों का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई वाद की स्थिति आए तो आप इनका प्रयोग करें वहां पर।
तो आप इसमें लिखना, ये गंगा जल प्रदूषण से संबंधित था 1987 में। इसी के बाद गंगा एक्शन प्लान की घोषणा की गई, गंगा कार्य योजना की घोषणा की गई। और ये वो मामला था जिसमें गंगा जल को या गंगा जल के प्रदूषण को खुद के दूर करने को सार्वजनिक हित घोषित किया गया। और सार्वजनिक हित घोषित करते हुए फिर इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की बात की। तो आप इसमें लिखना, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ इसके अंतर्गत गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया गया। प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया गया। अंडर इट the litigation was accepted for Ganga water pollution in public interest, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद। विशाखा, ये विशाखा वाली गाइडलाइंस वही हैं जो वर्क प्लेस फॉर सेक्स। गाइडलाइन है किसमें? जी सर आपने बता दिया जो मैं पूछ रही थी। वही गाइडलाइन है, यौन अपराध से संबंधित है कार्य प्लेस पर। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1997 का मामला है। तो इसके आगे 1997 लिख लीजिए। अंग्रेजी में लिखिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ठीक है। इसमें आप लिखना, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने, ये कुछ ऐसे केस हैं जो आपको हर जगह याद डालने हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इनका, इसीलिए मैं इसको एक जगह कंपाइल करा दे रहा हूँ। ये तो आपके टिप्स में होने चाहिए ये मामले। तो जहां भी ऐसा कोई मामला आपको देखता है, ये ऐसा समझिए जैसे खाने में तड़का होता है ना, उसे खाने में लगती तो खराब जैसा भी हो, लेकिन आप खाने में तड़का लगा दो तो बढ़िया लगेगा दिखने में। भले ही आपने जो लिखा हो, ऐसे लिखा हो, कहीं पर बहुत सारे आप अच्छे से नहीं लिख पाए, लेकिन अगर आप उसे दिखने में थोड़ा शानदार बनाना चाहते हैं तो आप ये तड़का लगा दीजिए इन इन केस लॉज का। जैसे पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कुछ लिखना है ऐसे, तो वहां पर तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को ये गलत फहमी हो सकती है कि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और ये गलत फहमी में ही अच्छे नंबर मिल जाते हैं जनरली। तो इसमें लिखिए आप विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, एवं 21 के विरुद्ध, अनुच्छेद 14 एवं 21 के विरुद्ध, बल्कि 15 भी है, 15 भी लिखिए, अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। इसमें कार्यस्थल वर्ड और हिंदी में जोड़ लीजिएगा, वर्क प्लेस पर उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये लिखिए, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को 14, 15 एवं 21 के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का हनन माना। अंडर दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट considered
sexual harassment at workplace as violation of fundamental rights under Article 14, 15 and 21. 14, 15 and 21. ठीक है, एक नेक्स्ट लिखिए इसमें बाद। ये जो वाद मैं अभी लिखवा रहा हूं, पहले चलो इसको नाम लिखो, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय बैंक संघ बॉम्बे, क्योंकि वहीं पर हेडक्वार्टर है, भारतीय बैंक संघ बॉम्बे एंड अदर्स बनाम मैसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस, बनाम मैसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस, 2004 का मामला है ये, 2004। दोबारा लिखिए इसे अंग्रेजी में, इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे वर्सेस अदर्स, इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे एंड अदर्स वर्सेस देवकला वर्सेस मैसर्स देवकला, मैसर्स पहले है, मैसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस, देवकला कंसल्टेंसी सर्विस। देखो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कोई व्यक्ति अपने निजी हित के लिए भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का निजी हित है और निजी हित को लेकर वो न्यायालय चला गया, अब न्यायालय ये देखेगा कि जो उसका निजी हित है क्या वो सार्वजनिक हित भी है, और अगर उसका निजी हित केवल उसका निजी हित नहीं है बल्कि वो सार्वजनिक हित से संबंधित भी है, तो ऐसे निजी हित को सार्वजनिक हित के अंतर्गत, जनहित याचिका के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ, मैं सर्वोच्च न्यायालय चला गया, या मेरे बिहाफ पर कोई और सर्वोच्च न्यायालय चला गया, या मैं खुद ही चला गया, ये भी है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं, तो बहुत सारे मजदूर ऐसे ही हैं जो उसी दशाओं में जी रहे हैं जिस दशा में मैं, तो वो मेरा केवल निजी हित नहीं हुआ बल्कि सार्वजनिक हित भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों का इसी प्रकार का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई निजी हित है लेकिन बाद में वो निजी हित सार्वजनिक हित के रूप में प्रस्तुत होता है, तो ऐसी किसी याचिका को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन निजी हित सार्वजनिक हित है या नहीं, ये जांच करने का अधिकार न्यायालय का है। तो कोई न्यायालय जांच समिति ऐसी नियुक्त कर सकता है जो कि ये लिखे कि कोई जो मामला जो उसके सामने आया है जनहित याचिका के रूप में, क्या वो वास्तव में सार्वजनिक हित का मामला है या ऐसा नहीं है। तो इसमें जांच करने की बात को सबसे पहले रखा सर्वोच्च न्यायालय ने। अच्छा, इसमें एक मामला और रह गया, चलो वो मैं से अलग से करा दूंगा आपको। अंतिम मामला वही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें लिखना, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजी हित एवं सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों के संदर्भ में, मामलों को स्वीकार करने के संदर्भ में, ऐसा लिखे, निजी हित एवं सार्वजनिक हितों के मामलों को स्वीकार करने के संदर्भ में
दिशा निर्देश जारी किए। इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट gave the guidelines about the matters of personal interest, and public interest. इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कोई निजी हित भी सार्वजनिक हित के मामले के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, कि कोई निजी हित सार्वजनिक हित के मामले में प्रस्तुत हो सकता है। अंडर इट सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट any personal interest could also be a public interest too, परंतु इस मामले की जांच किया जाना आवश्यक है, but it is necessary to inquire about that matter. ठीक है। अब अगर इंक्वायरी में ये प्राप्त होता है कि मामला सार्वजनिक हित का है, तो सार्वजनिक हित के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उसे सुनेगा। अगर इंक्वायरी में ये पता चलता है कि मामला निजी हित का है, तो फिर उसको व्यक्ति को सुनेगा तो सर्वोच्च न्यायालय फिर भी, लेकिन उस व्यक्ति को उसके लिए फीस देनी पड़ेगी और कोर्ट उसके ऊपर फीस पेनल्टी जो भी है वो लगा सकता है। तो ये वाली बात इस मामले में कही गई। लेकिन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मामला है उसको आप जरा लिखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए थे, लास्ट है ये। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल। उत्तरांचल स्टेट वर्सेस बलवंत सिंह चौफल। ये 2010 का मामला है, तो ब्रैकेट में 2010 लिख लीजिए। ठीक है। देखो, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी गाइडलाइन जारी की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके, क्योंकि हुआ ये कि 1995 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ज्यादा भर गई और ये कई बार जांच में आया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का दुरुपयोग हो रहा था लगातार। कुछ लोग या कुछ हित समूह अपने अपने हितों को धारित करने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसलिए जनहित याचिकाओं के मामले में कभी कभी तो जनहित याचिकाएं पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहलाने लगी। लोग पब्लिसिटी के लिए ही डाल दिया करते थे कोई किसी प्रकार की लिटिगेशन, लाइमलाइट में आने के लिए। इस सबको अब इससे हो ये रहा था कि न्यायालय का जो कीमती वक्त है वो जायज हो रहा था, और ऐसे में अन्य लोग जो कि वास्तव में जिनको न्याय चाहिए वो न्याय से वंचित हो रहे थे, क्योंकि न्यायालय अपनी ऊर्जा कहीं और खर्च कर रहा था। इसलिए न्यायालय ने इस वाले मामले में पूरे दिशा निर्देश दिए कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों को ही हम लोग लिखेंगे। पहले तो न्यायालय ने इसमें यही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को यह करना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को तो वो प्रोत्साहित करे, लेकिन अगर पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोई मामला है या किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हितों के अनुरूप कोई
सार्वजनिक हित के मामले को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जबकि उसका मामला व्यक्तिगत हित का है, तो ऐसे मामलों को उसे हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित कैसे कर सकता है, यानी डाउनग्रेड कैसे कर सकता है? तो पेनलाइज करके भी कर सकता है, कोर्ट फीस ज्यादा लगा के कर सकता है, या वार्निंग देके कर सकता है। मतलब कई सारे मामले हैं। अब ये जो करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय खुद अपना प्रक्रिया खुद सुनिश्चित करे कि वो क्या कर सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को तो वो प्रमोट करे क्योंकि न्याय का साधन है, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन को उसे डाउनग्रेड करने की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की संपूर्ण संकल्पना से संबंधित जनहित याचिकाओं की संपूर्ण संकल्पना से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए। इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट इशू वेरियस गाइडलाइंस about the public interest litigation. सर्वोच्च, पहला लिखना, इसमें फर्स्ट लिखना। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों को या सार्वजनिक हित से संबंधित याचिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट the concept of public interest litigation must be promoted, जबकि निजी हित से संबंधित मामलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। While the matters related to personal interest must be downgraded। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। इसमें देखो, हर उच्च न्यायालय के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से निपटने के लिए अपनी अपनी व्यवस्था बना ले, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हैंडल करने के लिए अपनी अपनी व्यवस्था बना ले। मतलब वो ये देख ले ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और अगर पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है तो वो किस तरीके से इसे हैंडल करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया वो खुद सुनिश्चित कर लें। दूसरा लिखिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक समुचित प्रक्रिया का गठन करे। एवरी हाई कोर्ट must organize a procedure related to public interest litigation। ठीक है, तीसरा लिखिए,
देखो समस्या ये थी कि ये कैसे पता चले कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह कहा कि जो याचिका करता है उसका सत्यापन कर लिया जाना चाहिए पहले। सबसे पहले प्रथम दृष्टया फर्स्ट व्यू या फर्स्ट रिव्यू के लेवल पर ही जो याचिका करता है उसका सत्यापन कर लो कि वो कौन है, कैसे है, क्या करना चाह रहा है, उसके कहीं अपने तो हित नहीं है। कुल मिला के कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी याचिकाकर्ता की इंक्वायरी पहले कर ले, तब बाद में उसे एक्सेप्ट करे उस लिटिगेशन को। तो इसमें लिखना तीसरे नंबर पे, यह आवश्यक है कि पीआईएल को स्वीकार करने से पहले प्रत्येक न्यायालय याचिकाकर्ता का सत्यापन कर ले। इट इज मस्ट फॉर एवरी कोर्ट of judiciary that they must authenticate the litigant prior to accept the public interest litigation ठीक है। इसी के साथ जनहित याचिका में विषय का भी सत्यापन हो जाना चाहिए। इसी के साथ जनहित याचिका में विषय का भी सत्यापन हो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी ऑथेंटिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, मतलब कि वो विषय जनहित से संबंधित है या किसी व्यक्तिगत हित से संबंधित है, इसका भी सत्यापन कर ली जाए। और अगर न्यायालय को ये लगता है कि याचिका सार्वजनिक हित से संबंधित है, तभी वो हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है। अगले पॉइंट से लिखना, यदि कोई जनहित याचिका व्यक्तिगत लाभ, किसी अन्य व्यक्ति को हानि अथवा गलत इरादों से दायर की गई है, गलत इरादों से या अनुचित इरादों से दायर की गई है। अनुचित देखिए, गलत तो कोई वर्ड नहीं होता, अनुचित इरादों से दायर की गई है, तब भारी जुर्माना एवं दंड के प्रावधान के माध्यम से इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। एंड इफ a litigation has been filed for personal interest or
to harm the interest of other, to harm the interest of others, or for the concept of wrong means, or for the concept of wrong means, then it must be downgraded. It must be downgraded with penalty, fine, and also with punishment. And also with punishment. ठीक है, तो ये बातें इस केस लॉ में फाइनल कर दी गई। इसके बाद ये हुआ कि जो पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशंस थी उनकी संख्या में कमी आई। तो अब अगले पॉइंट से आप लिखना, मेंशन करना, ये सारे केस लॉज हमारे जो इंपॉर्टेंट थे वो हो गए हैं, बाकी मैंने कुछ पहले भी लिखवा दिए हैं, आप उनका सबकी आप एक सारणी बना सकते हैं। इसमें लिखना आप अगले पॉइंट में, इस प्रकार उपरोक्त वादों में, इस प्रकार उपरोक्त वादों में सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों को सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों को जनहित याचिकाओं के रूप में, जनहित याचिकाओं के रूप में स्वीकारोक्ति प्राप्त हुई, स्वीकारोक्ति प्राप्त हुई। एंड सो the matters related to public interest, the matters related to public interest get the acceptance, from the judiciary in the form of public interest litigation, in the form of public interest litigation। ठीक है, इस प्रकार जनहित याचिकाओं के माध्यम से संपूर्ण न्याय की संकल्पना, संपूर्ण न्याय की संकल्पना तथा न्यायिक सक्रियता के स्तर पर, न्यायिक सक्रियता के स्तर पर वृद्धि देखी गई। एंड सो by the public interest litigation, judicial activism increased, under the concept of complete justice, in Indian judicial system। एक नोट करके लिखिए, देखो जनहित याचिकाएं एक आर्टिकल से और निकल के सामने आती हैं, आर्टिकल 39A जो कि संपूर्ण न्याय की बात करता है और सरकार को दिशा निर्देश की भी देने की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है। तो कोर्ट आर्टिकल 39A के तहत भी जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है। तो इसमें नोट करके लिखिए,
जनहित याचिकाओं की संकल्पना अनुच्छेद 39A के तहत अनुच्छेद 39A के तहत भी स्वीकार करता है। जुडिशरी एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 39A2 अंडर आर्टिकल 39A2 चूंकि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के न्याय करने का दिशा निर्देश दिया गया है। बिकॉज अंडर दिस आर्टिकल the direction has been given to state to provide justice without any discrimination ये हमारा कंप्लीट हो गया एकदम से। जुडिशरी का पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने देखो जुडिशरी में क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने न्याय की संकल्पना को देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को देखा। संविधानों में न्याय की संकल्पना विधि के माध्यम से प्रदान की गई है। तो फिर रूल ऑफ लॉ को देखा। रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं, वो सब क्लासेस में है, वो जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर उनमें है सभी। रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट को देखा, फिर ये देखा कि रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे है, और जुडिशरी कैसे रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करती है। फिर हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ को डिवाइड कर लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिए देख लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों को देखा। इंडियन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को देखा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेनका गांधी वाले मामले से वो साफ तौर पर निकलकर सामने आई थी कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने जुडिशियल रिव्यू देखा, जुडिशियल एक्टिविज्म देखा और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखा। ये चीजें हम लोग जुडिशरी में कवर अप कर चुके हैं। ये कंप्लीट मेंस का है, इसमें कुछ भी प्रीलिम्स का नहीं है। लेकिन मेंस के सवाल इसके बाहर नहीं मिलेंगे आपको, आप चाहे जो पेपर उठा लीजिए, यूपीएससी का, ऑप्शनल, लॉ का, पीसीएस जे का, एचजेएस का, चाहे जो देख लीजिए, जुडिशरी इसके बाहर आपको नहीं मिलेगी मेंस में। अब हम लोगों का प्रिलिमिनरी का बचा है। प्रीलिम्स में क्या है कि बेसिकली आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है और वो जनरली क्या इंडिकेट करता है, केवल ये बचा है। तो अब हमको वही देखना है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बातें सबको समझ में आई? जिसको नहीं आई वो बताइए। बताओ। अब प्रीलिम्स के लेवल पे देख लें जुडिशरी।
चलो अब प्रीलिम्स के लेवल पर देख लेते हैं। अब इसमें आप अगला हेडिंग डालिए, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। देखो, संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है ना। और भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में 124 से लेके 147 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। तो इसमें लिखिए पहले पॉइंट में। अच्छा, मुझे बताओ ये करवाने की जरूरत है या कर लोगे आप बेयर एक्ट से? नहीं सर, करा दीजिए। चलो, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के अंतर्गत, अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है, एवं गठन संबंधी प्रावधान है। There are provisions related to the consolidation of Supreme Court, consolidation and structure of Supreme Court from Article 124 to 147, 124 to 147 in chapter 5, sorry, in part 5 and chapter 4, इन अंडरलाइन करना इनको, पार्ट 5 चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ये सब अंडरलाइन करना है। इन पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें लिखना 124 के अंतर्गत, 124 के अंतर्गत न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है। अंडर आर्टिकल 124, अंडर आर्टिकल 124 the provision related to organization of Supreme Court are there। ठीक है, देखो मूल संविधान में केवल 7 न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीशों की बात थी और मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश और की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस समय कुल मिला के कितने हैं? 34 है ना? जी सर, एक 33 न्यायाधीश, 33। हाँ, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, कुल मिला के 34 हैं। न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है और न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को संसद विधि द्वारा घटा या बढ़ा सकती है। घटा तो क्या सकती है, बढ़ा ही सकती है।
तो लिख देंगे इसमें अगले पॉइंट में, अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। 124 एक होगा, शायद 1 होगा। ओके सर, एक होगा ना, 124 हाँ एक। जी। हाँ सर मुझे 124 1 ए नहीं एक। हाँ 124 एक में मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों के बारे में के गठन के बारे में प्रावधान था। इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 7 जस्टिस and 1 chief justice were constituted परंतु इस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। परंतु इस समय सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। बट नाउ देयर आर 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, 34 जजेस, बल्कि जस्टिस लिखे, 34 जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर नोट करके लिखिए, संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, वेतन एवं सेवा शर्तें सुनिश्चित करने का अधिकार, वेतन एवं सेवा शर्तें सुनिश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को दिया गया है। पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द राइट टू सुप्रीम कोर्ट, सॉरी टू पार्लियामेंट हैज गिवन द राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लिखिए, बाय कॉन्स्टिट्यूशन to decide the number of justice of Supreme Court, their salaries, terms and condition for services, etc. ठीक है। अब देखो 1956 तक तो यही चलती रही संख्या। 1956 में पार्लियामेंट ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया। ठीक है। और इसके माध्यम से पहली बार फिर जो नंबर है उसे बढ़ाया गया। कई बार अमेंड कर दिया गया, 1960 में बढ़ा के शायद ये 1956 में ये अधिनियम बनाया गया था, और 1956 में नहीं 60 में पहला अमेंडमेंट किया गया। 60 में 7 से बढ़ के, मतलब 7 और 1 8 से बढ़ के 13 हो गई थी 1960 में। तो आज भी सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 के अंतर्गत पार्लियामेंट को राइट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर को बढ़ाने का।
और इसमें बार बार अमेंड करके बढ़ाया जाता रहा है। हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट हुआ वो अगस्त 2019 में हुआ, जिसमें संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया गया था। तो लिखेंगे, अतः उपरोक्त संदर्भ में संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया गया। एंड सो इन द अबव कॉन्टेक्स्ट Parliament passed Supreme Court Act 1956. सात अगस्त 2019 को इसमें संशोधन कर, पुनर्संशोधन कर, ऐसा लिखिए, 7 अगस्त 2019 को इसमें पुनर्संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 निर्धारित की गई। 34 निर्धारित की गई। एंड it was re-amended in 7th August 2019 and the number of judges in Supreme Court decided to fix to 34 with Chief Justice of India. ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अरे बता दो, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखना इसमें अगले पॉइंट में, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, Chief Justice of India is being appointed by the President, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उसकी सलाह पर, while the other judges of Supreme Court on the advice of him or her, him और ऑब्लिक में हर। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं न्यायाधीश वाले मामलों में कि फिर कॉलेजियम सिस्टम कैसे आया। कॉलेजियम व्यवस्था को हम मुख्य परीक्षा के आधार पर देख चुके हैं।